हेलो, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का अभ्यास प्रश्न पत्र करने वाले हैं, जो कि मध्यावधि परीक्षा के लिए जारी किया गया है DOE द्वारा, यानी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये जो भी अभ्यास प्रश्न पत्र है दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो मध्यावधि परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, दोनों एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जाने वाले परीक्षा में इसी पैटर्न पर होंगे और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। सो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्र है उसे कैसे दिया गया। तो जो अधिक अवधि है 3 घंटे की है और अधिकतम अंक 80 नंबर के हैं। प्रश्न पत्र में कुल 21 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और प्रश्न पत्र को 3 भागों में ABC और 3 खंडों में डिवाइड कर दिया गया है। खंड ए में अगर हम बात करें 1 से 5 तक जो है केस स्टडी आधारित प्रश्न है और कार्टून आधारित कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अलावा खंड बी में 6 से 21 तक जो है MCQ दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। और खंड सी में सभी वर्णात्मक प्रकार के हैं, 22 से 31 तक 2, 4 और 6 नंबर के हैं। सभी का जो है शब्द दोस्तों यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया और इसी शब्द सीमा के अंदर आपको उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहला खंड ए की बात करें, योग्यता आधारित जो प्रश्न पूछा गया है कानून की सामान्य प्रक्रिया वाला दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके जो नीचे क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा कि कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत में किसे अदालत जाने का अधिकार है। तो कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत के सभी नागरिकों को जो है अदालत जाने का अधिकार है। PIL का सही विस्तृत रूप क्या है। तो B पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसका पूर्ण रूप है, जनहित याचिका। तीसरा क्वेश्चन, PIL की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो PIL की शुरुआत मानी जाती है 1979 में, ठीक है। SAL का सही विस्तृत रूप क्या है। तो SAL का सही विस्तृत रूप क्या है, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरा जो है दोस्तों स्रोत क्वेश्चन पूछा गया, जो है स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसका उत्तर देना है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान का मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार क्या है। दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय बनाया गया है। तो इन सभी चारों क्वेश्चन के उत्तर आपको देना है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 3 से 4 जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन है। क्या है, स्रोत आधारित क्वेश्चन। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 से 4 दिए। इन स्रोतों को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है इनका उत्तर आपको देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर हम स्रोत आधारित क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। तो इसको पूरा पढ़ना और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसका आपको उत्तर देना है। दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे गए हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है, संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी तय करता है। एक सभ्य समाज के लिए एक संविधान आवश्यक है और संविधान के माध्यम से ही किसी समाज के लिए एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। तो इसको पढ़ कर आप जो है आपको इसका उत्तर देना है, तो ठीक है। इसके पढ़ने के बाद आपको उसका देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं संविधान और कानून में क्या संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नागरिकों की राजनीतिक पहचान से आप क्या आशय हैं। क्वेश्चन 5 पूछा गया, दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पर आपको उत्तर देना है। तो कार्टून जो पूछा गया है, नवीन राज्यों का गठन किन आधारों पर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन किस प्रकार देश के लिए लाभप्रद हो सकता है। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम संशोधन अधिनियम 1956 से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके भी कंप्लीट उत्तर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा हमारे PDF में। और इससे पहले हमने इसके तमाम क्वेश्चन उत्तर पहले भी करवा रखे हैं दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 6 से 12 तक दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है आपको। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार की याचिकाओं का जिक्र किया गया। अगर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो संवैधानिक अधिकारों के जो है दोस्तों जो है 5 प्रकार की याचिकाओं का जिक्र किया गया है। 5 प्रकार की जो याचिका कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है क्या याचिका जारी कर सकते हैं। और वो याचिका है 5 प्रकार की, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय याचिकाएं जारी करते हैं। पहली याचिका क्या है दोस्तों, पहली याचिका है राइट ऑफ हेबेस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है पहली याचिका,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से 2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? अगर हैबियस कॉर्पस की बात करें दोस्तों, तो हैबियस कॉर्पस जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करने, लेट अस हैव द बॉडी। इस आदेश के अनुसार जो है न्यायालय किसी अधिकारों की जिसने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बना रखा हो आज्ञा दे सकता है कि कैदी को जो है समीप के न्यायालय में उपस्थित करवाए 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका दायर कर सकता है। दूसरा है परमादेश यानी आज्ञा पत्र, राइट ऑफ मैंडेमस। तो मैंडेमेंस का मतलब क्या होता है? ये भी लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इस आदेश द्वारा क्या होता है? इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी या संस्था अथवा निम्न न्यायालय को अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए आदेश दे सकता है या बाध्य कर सकता है। तो दूसरा क्या है? परमादेश या आज्ञा पत्र या मैंडेमस। तीसरे अगर हम बात करें, तीसरा है मनाही आज्ञा पत्र यानी राइट ऑफ प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण लेख। पांचवा है अधिकार प्रेक्षा लेख। ये 5 प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, किस गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ है? तो किस गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ? ए जीवन जीने का अधिकार, घरेलू जीवन में हस्तक्षेप, विदेश यात्रा, पर्यावरणीय क्षेत्र। तो विदेश यात्रा में किसी पर राजनीतिक जो है क्षेत्र का जो है प्रवेश नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अगर 2020 की बात करें, जो कि इसमें 2020 तक का दिया गया दोस्तों, तो 2020 तक की अगर भारतीय संविधान संशोधन की बात करें तो 2020 तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। हालांकि 2022 में अगर हम बात करें तो 106 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इस पेपर में इस प्रश्न पत्र में आपका उत्तर होगा डी यानी 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के स्थानीय शासन के से निम्नलिखित में कौन सा संशोधन संबंधित है? गांव के स्थानीय शासन से जो है 73वां संशोधन है और शहरी स्थानीय शासन से 74वां संशोधन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है, वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कम की गई। तो 21 वर्ष की आयु जो है कम करके 18 वर्ष की गई थी 1989 में। कब की गई थी? 1989 में। नेक्स्ट, राजनीति क्या है? राजनीति शासन करने की एक कला है। ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न संख्या 13 से 16 तक के दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता अपना मत देती है। क्या देती है? मत देती है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कौन सा है? त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 17 से 19 तक दिए गए प्रश्नों का अध्ययन कर उत्तर पुस्तिका में सही अथवा गलत लिखिए। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा है, 42वां संशोधन वर्ष 1978 में किया गया। तो 42वां संशोधन वर्ष 1978 में नहीं किया गया। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में किया गया है, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। 44वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने के लिए किया गया था और इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था अनुच्छेद 300 का के तहत। जबकि जो 1976 का जो है 42वां संविधान संशोधन है वह किससे? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। चौधरी स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 19 है, स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या महानगरों में वृद्धि नहीं हुई, तो महानगरों में वृद्धि हुई है। माफिएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? तो ग्राम पंचायत गांव के लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहा जाता है। अगर केंद्रीय सूची के विषय की बात की तो केंद्रीय सूची से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान में शक्तियों बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची में कर दिया गया है। केंद्र सूची और राज्य सूची और समर्थित सूची में शक्तियों बंटवारा इसलिए किया गया था ताकि राज्यों में केंद्र में आपस में भेदभाव ना है और राज्य और केंद्र आपस में जो विषय हैं उनको सही प्रकार से वो अपना काम कर सकें, और इसी को लेकर जो है क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसके अगर हम बात करें तीन सूची में आपको बता देता हूँ कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। केंद्रीय सूची में कितने विषय शामिल किया गया? तो केंद्रीय सूची में जो विषय शामिल किया गया है वो 97 विषय थे। ठीक है। और राज्य सूची में 66 विषय थे, जबकि समर्थित सूची में 47 विषय थे। ठीक है। इनको अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची जो है दोस्तों अगर हम बात करें, रेलवे जो है संघ सूची में आता है, मुद्रा जो है संघ सूची में आता है। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो पुलिस, सड़क परिवहन जो है राज्य सूची विषय है। समर्थित सूची की बात करें तो इसमें समर्थित सूची वह सूची होती है जैसे शिक्षा क्या समर्थित सूची, इसमें दोनों जो है कानून बना सकते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
भारतीय संघवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संघवाद जो है वह सहकारी संघवाद, यानी केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, विकासात्मक मूल्यों को आदान प्रदान करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो कुछ सिंपल शब्दों में अगर राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए तो जैसे राजनीति की बात करते हैं, ठीक ऐसे दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत को भी आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या या राजनीतिक सिद्धांत संबंध क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है जिसमें नागरिकों के बारे में, ठीक है, शासन व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला है स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना क्या स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? ऐसे किसी 4 उपायों को लिखिए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया था? 4 उपाय कौन कौन से? तो सबसे पहला उपाय दोस्तों जो है भारतीय संविधान में किस प्रकार से सुनिश्चित की गई है? तो सबसे पहले दोस्तों न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का ढंग है, याद रखना आपको, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग है उसके माध्यम से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। जैसे न्यायपालिका का चुनाव जनता द्वारा चुनाव होता है, विधानमंडल द्वारा चुनाव होता है और कार्यपालिका द्वारा चुनाव होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नौकरी की सुरक्षा भी न्यायाधीशों को मिलती है, यानी न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए ये भी भारतीय संविधान में तय किया गया कि उनकी नौकरी की सुरक्षा प्राप्त हो, यानी उनको हटाने का तरीका काफ़ी कठिन है और उनके महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और तीसरा अगर हम बात करें, उनका कार्यकाल बहुत लंबा होता है। ठीक है, चौथा अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों को अच्छा वेतन दिया जाता है। पांचवा अगर हम बात करें न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएं होती है। और सातवां है रिटायर होने के पश्चात वकालत की मनाही की जाती है। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सदनीय व द्विसदनीय विधायिका में क्या अंतर है, अथवा संसद की संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संसद जो है संरचना है वो 2 सदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके मैंने कंप्लीट उत्तर दे दिया दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो। इन सभी उत्तर दोस्तों मैंने दे रखा है और उन सभी उत्तर को आपको जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान संघवाद की मुख्य विशेषताओं बताइए, अथवा अनुच्छेद 257(1) का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी ऐसे 4 राज्य दिए गए, तो 4 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर जो है द्विसदनीय विधायिका। इन 4 राज्यों को दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे 7 राज्य है भारत में जहाँ पर केंद्रीय द्विसदनीय विधायिका है, वो आपको यहाँ पर मैप में संबोधित करना है। तो ए, बी, सी, डी में कौन कौन से राज्यों को इंगित किया गया आपको बताना है। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन, भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए क्या आप सुझाव दे सकते हैं, सविस्तार लिखिए। अथवा भारतीय संसदीय चुनाव में कौन सा चुनाव पद्धति अपनाई जाती है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के लिए 3 विशेषाधिकार उल्लेख कीजिए। अथवा मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की 3 भूमिका को उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया वर्णन कीजिए, अथवा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। तो ये 31 क्वेश्चन दोस्तों, इन जो भी 6 अंक वाले प्रश्न है, 4 अंक वाले प्रश्न, इन सभी का सॉल्यूशन दोस्तों पहले मैंने दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।